27 नवंबर 1989 एवियांका एयरलाइंस फ्लाइट 203 कोलंबिया के बोगोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 110 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही इस फ्लाइट में एक ज़ोरदार धमाका होता है और इस फ्लाइट में मौजूद तमाम लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। इन्वेस्टिगेट करने पर कोलंबियन इन्वेस्टिगेटर्स को ये जानने को मिलता है कि इस फ्लाइट में ये ब्लास्ट किसी ट्रैजिक एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस फ्लाइट को जानबूझकर ब्लास्ट करवाया गया है। मजीद इन्वेस्टिगेट करने पर अथॉरिटीज़ को ये जानने को मिलता है कि इस अटैक का टारगेट कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीजर गवेरिया थे, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी ये फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। ये फ्लाइट ब्लास्ट करवाने के पीछे पाब्लो एस्कोबार का हाथ था। पाब्लो एस्कोबार इस वक्त कोलंबिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल और ड्रग लॉर्ड बन चुका था और सीजर गवेरिया अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करते हुए पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का जिक्र करते रहते थे। इसी वजह से एस्कोबार ने सीजर गवेरिया को जान से मरवाने की कोशिश की, जिसमें गवेरिया तो बच गए लेकिन 110 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इस हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल और ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ एक पर्सन को जान से मरवाने के लिए एक पूरी की पूरी पैसेंजर्स फ्लाइट तबाह करवा सकता है, तो वो आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। और यहाँ पे सवाल है कि आखिर कैसे DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाब्लो एस्कोबार को अपना शिकार बनाया, जानेंगे इस वीडियो में। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो कोलंबिया में पैदा हुआ। बचपन से ही एस्कोबार इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुका था। एस्कोबार स्कूल ड्रॉप आउट करने के बाद एक गैंग ज्वाइन करता है जो कार चुराया करता था। इसके बाद वो कई सारी और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। वो एक किडनैपिंग गैंग बनाता है जो लोगों को किडनैप करके बदले में रैंसम मनी लेने लगते हैं। एस्कोबार की किडनैपिंग गैंग के सबसे फेमस विक्टिम थे कोलंबिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन डिएगो एक्वेरिया, जो कि 1971 में एस्कोबार की किडनैपिंग गैंग की तरफ से किडनैप करके कत्ल कर दिए जाते हैं। इसी किडनैपिंग के बाद एस्कोबार कोलंबिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस हो चुका था। इसी सब के बीच कोलंबिया में कोकेन स्मगलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा था और कोलंबिया दुनिया भर में कोकेन सप्लाई करने लगता है, इंक्लूडिंग US। और सिर्फ US में ही कोकेन की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि यंगस्टर्स में से 75% कोकेन कंज्यूम कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13.5 मिलियन अमेरिकन इस वक्त कोकेन के नशे पर लग चुके थे। 24 इयर्स की एज में एस्कोबार भी कोकेन के बिजनेस में आ जाता है और सबसे पहले एस्कोबार कोकेन स्मगलिंग करने का काम करता है, फिर ट्रैफिकर और फिर कोकेन प्रोड्यूसर। एक तरफ एस्कोबार का कोकेन का ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा होता है और दूसरी तरफ अर्ली 1980s में एस्कोबार 39 किलोग्राम कोकेन के साथ कोलंबियन पुलिस के हाथों लग जाता है और इसके बाद उसे जेल में जाना पड़ता है। एस्कोबार जेल में सिर्फ चंद ही दिन गुजारता है और जज उसे रिहा करने का ऑर्डर दे देता है। 39 किलोग्राम कोकेन के साथ पकड़े जाने पर भी जज उसे इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसने जज को ही जान से मारने की धमकी दी थी। एस्कोबार जो ही जेल से बाहर आता है वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और 5 ऑफिसर्स को कत्ल कर देता है जिन्होंने एस्कोबार को अरेस्ट किया था। एस्कोबार का कोकेन का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और उसके पास बेइंतहा पैसा आना शुरू हो चुका था और एस्कोबार इस टाइम तक आकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। मिड 1980s तक एस्कोबार इस वक्त की एक बहुत ही पावरफुल और इनफेमस कोकेन ऑर्गेनाइजेशन मेडेलिन कार्टेल का हेड बन चुका था। एस्कोबार की ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी और पावरफुल थी और इस ऑर्गेनाइजेशन के इतना पावरफुल और बड़ा होने के पीछे राज सिर्फ और सिर्फ पैसा था। फोर्ब्स की मैगजीन के मुताबिक एस्कोबार अपने इस कोकेन के बिजनेस से इस वक्त मिलियनर नहीं बल्कि बिलियनर बन चुका था। एक तरफ एस्कोबार अपने इस इल्लीगल बिजनेस की वजह से गवर्नमेंट्स के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ वो गरीबों के लिए फ्री फूड बैंक्स, हॉस्पिटल्स और गरीबों को घर बनाकर दे रहा था, जिसकी वजह से वो गरीबों के लिए एक रियल लाइफ हीरो बन चुका था। लेकिन एस्कोबार के गरीबों के लिए इस सब कुछ करने के पीछे रियलिटी कुछ और थी। हकीकत में एस्कोबार ये सब कुछ अपने लिए ही कर रहा था क्योंकि वो ये सब कुछ करके पॉलिटिक्स में आना चाहता था और इलेक्टेड होने के बाद वो अपनी इस पावर को अपने मकासद के लिए यूज करना चाहता था। एस्कोबार पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना पैसा भरपूर तरीके से यूज करते हुए पब्लिक की भरपूर सपोर्ट हासिल कर चुका था और वो कोलंबियन कांग्रेस के एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आया। यहाँ तक सब कुछ एस्कोबार के मुताबिक ही चल रहा था और इसके बाद एस्कोबार को सहना पड़ा एक बड़ा चैलेंज। 21 अप्रैल 1984 में कोलंबियन जस्टिस मिनिस्टर लारा बोनेला ब्राइबरी और करप्शन के इल्जाम में एस्कोबार के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देते हैं और लारा बोनेला को एस्कोबार के खिलाफ उठाए गए अपने इस कदम की एक बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है।
30 अप्रैल 1984 को जब लारा बुनीला अपने ऑफिस से घर जा रहे होते हैं तो वो एक 16 ईयर्स ओल्ड बाइक राइडर के हाथों शूट आउट कर दिए जाते हैं। इस सब के पीछे एस्कोबार का ही हाथ था और इसके बाद एस्कोबार का डाउनफॉल का सफ़र शुरू होता है, क्योंकि अब वो कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ खुले आम टक्कर ले चुका था और कोलंबियन गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ कोलंबिया में एस्कोबार के खिलाफ जाने का मतलब सीधा सीधा अपनी जान गंवाना था। कोलंबियन गवर्नमेंट को एस्कोबार का कोई भी पर्सन मिलता वो उसे जान से मार देते थे और दूसरी तरफ एस्कोबार गैंग के मेंबर भी कोलंबियन पुलिस के लोगों को कत्ल कर रहे थे। कोलंबिया का शहर मेडेलिन कत्लो गारत का शहर बन चुका था। यहाँ पर डेड बॉडीज खुलेआम सड़कों पर पड़ी मिलती थी। दूसरी तरफ एस्कोबार की बात करें तो वो DEA ऑफ US के रेडार में 1980s के स्टार्ट से ही था और अब उसे इस बात का डर था कि कहीं कोलंबियन गवर्नमेंट उसे पकड़कर US के हवाले ना कर दे। अब यहाँ पर पाब्लो एस्कोबार अपना तमाम पैसा और पावर DEA की इस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने पर लगा देता है और दूसरी तरफ DEA हर सूरत एस्कोबार को कोलंबिया से US एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है। अगस्त 1989 को कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस गेलान वही गलती करते हैं जो सीजर गवेरिया ने की थी। वो अपने एक बयान में ये कहते हैं कि इलेक्टेड होने के बाद वो कोलंबिया में जो पहला काम करेंगे वो एस्कोबार को US के हवाले करेंगे और एस्कोबार को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर था। और एक बार फिर से एस्कोबार वही करता है जो वो करता आया है और लुइस गेलान भी अपनी इलेक्शन कैंपेन करती हुई शूट आउट कर दिए जाते हैं। इसके बाद कोलंबियन गवर्नमेंट और एस्कोबार के दरमियान खुले आम जंग छिड़ चुकी थी। अगर हम एस्कोबार के कोकेन बिजनेस की बात करें तो वो कामयाबियां हासिल करते हुए आसमान छूने लगता है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे आके एस्कोबार ने कोकेन की सप्लाई कम कर दी और US में ही इस वक्त 17.5 मिलियन लोग कोकेन के रेगुलर कंज्यूमर हो चुके थे और एस्कोबार का सबसे बड़ा कोकेन स्मगलिंग पॉइंट US ही था। सप्लाई कम करते ही कोकेन की डिमांड आसमान छूने लगती है, जिससे एस्कोबार मन चाहा पैसा छापता है। दूसरी तरफ DEA हर सूरत एस्कोबार को टेक डाउन करना चाहती है और अब DEA कोलंबियन एलाइट पुलिस के साथ मिलकर एस्कोबार के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान बनाती है और कोलंबिया में एस्कोबार को हंट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। एस्कोबार इतना पावरफुल था कि कोलंबियन एलाइट पुलिस के अंदर ही उसके इन्फॉर्मर्स भी थे जो उसके खिलाफ लेने वाले हर एक एक्शन का प्लान पाब्लो एस्कोबार तक पहले ही पहुंचा देते थे। कोलंबियन गवर्नमेंट की हेल्प से DEA को अपने खिलाफ एक्शन में देखते हुए एस्कोबार जनवरी 1999 को कोलंबियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड को जान से मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड कार के बुलेट प्रूफ होने की वजह से जान से बच जाते हैं। एस्कोबार अब DEA और कोलंबियन अथॉरिटीज़ के टारगेट पर तो था, लेकिन साथ ही वो राइवल ड्रग ट्रैफिकर्स के भी निशाने पर था। DEA और कोलंबियन अथॉरिटीज़ की तरफ से एस्कोबार के क्लोज पर्सन्स और फैमिली मेंबर्स को भी निशाना बनाया जाने लगा और एस्कोबार के 18 करीबी लोग मारे जाते हैं। एस्कोबार के खिलाफ एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है जिसका नाम लॉस पेपर्स रखा गया और इस ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम लोग थे जो एक टाइम पास्ट में एस्कोबार के नेटवर्क का हिस्सा थे और एस्कोबार ने इन लोगों पर जुल्म सितम किया और अब वो एस्कोबार को हर सूरत टेक डाउन करना चाहते थे। इस टाइम पर एस्कोबार को हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था। एक तरफ से कोलंबियन अथॉरिटीज़ और DEA का प्रेशर, दूसरी तरफ से राइवल ड्रग ट्रैफिकर्स का प्रेशर और तीसरी तरफ से लॉस पेपर्स का प्रेशर। एस्कोबार यहाँ पर बुरी तरह फंस चुका था। इस पॉइंट पर आकर एस्कोबार नेटवर्क और उसके तमाम मुखालिफिन में मेडेलिन में जंग छिड़ चुकी थी और एक बार फिर से मेडेलिन की सड़कों पर खुले आम डेड बॉडीज पड़ी मिलती थी। लॉस पेपेस की वजह से एस्कोबार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मुसलसल एस्कोबार नेटवर्क के मेंबर लॉस पेपर्स को ज्वाइन कर रहे थे और एस्कोबार इसी वजह से अपनी पावर मुसलसल ही खोता जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस टाइम तक अथॉरिटीज़ एस्कोबार की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अथॉरिटीज़ की तरफ से ज़मीन पर भी उसकी कॉल्स मॉनिटर करके ट्रैक करने की कोशिश जारी थी और आसमान में US इंटेलिजेंस आर्मी यूनिट सेंटर स्पाइक का जहाज़ उसे ट्रैक करने की कोशिश में लगा था। एस्कोबार भी यहाँ पर बहुत चालाकी से काम कर रहा था। वो अपने नेटवर्क से राब्ते में रहने के लिए एवर चेंजिंग फ्रिक्वेंसी रेडियो कॉल्स का यूज़ कर रहा था और मुसलसल अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और अपने नेटवर्क से कोड नेम यूज़ करके बात कर रहा था, क्योंकि उसे इस बात का इल्म था कि अथॉरिटीज़ उसे पकड़ने के लिए डायरेक्शनल फाइंडिंग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही है और कन्वर्सेशंस भी मॉनिटर की जा रही हैं। DEA और कोलंबियन अथॉरिटीज़ इस वक्त एस्कोबार की मॉनिटर की गई हर एक लोकेशन पर रेड कर रही थी, लेकिन अथॉरिटीज़ के वहां पर पहुंचने से पहले ही एस्कोबार वहां से निकल चुका होता था।
और फिर दिन आता है 11 अक्टूबर 1993। एस्कोबार अपनी वाइफ को एक आइसोलेटेड फार्म हाउस से कॉल करता है और इसकी लोकेशन सेंटर स्पाइक यूनिट का जहाज ट्रैक कर लेता है और DEA और कोलंबियन अथॉरिटीज 20 मिनट के अंदर अंदर ही इस फार्म हाउस को रेड करती हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता और इनकी कन्वर्सेशन भी मॉनिटर कर ली जाती है। और इस कॉल में एस्कोबार अपनी वाइफ को कोलंबिया छोड़ने का कह रहा था क्योंकि लॉस पेपर्स के लोग एस्कोबार की फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अगले ही दिन एस्कोबार का बेटा जॉन एस्कोबार, जो कि 14 साल का था, वो कोलंबिया में मौजूद DEA के हेड ऑफिस आता है और आकर कहता है कि उसकी मोम, उसकी सिस्टर और उसको कोलंबिया में जान का खतरा है क्योंकि लॉस पेपर्स के मेंबर उन्हें मारना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें US का वीजा चाहिए है। और DEA के हेड को इस बात का पहले से पता था कि ये एस्कोबार का प्लान है, तो वो उन्हें US का वीजा दिलवाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद एस्कोबार को भी ये रियलाइज हो जाता है कि इसकी फैमिली कोलंबिया छोड़कर नहीं जा सकती। और दूसरी तरफ एस्कोबार की फैमिली को लॉस पेपर्स की तरफ से खतरा था। और अगले ही दिन DEA को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है कि एस्कोबार अपनी फैमिली को लेकर जर्मनी फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो रहा है। DEA एस्कोबार को जर्मनी शिफ्ट होने देती है और जर्मन अथॉरिटीज को एस्कोबार के बारे में वार्न कर देती है। एस्कोबार कोलंबिया से जर्मनी ये सोचकर शिफ्ट हुआ था कि उसे जर्मनी में असाइलम मिल जाएगा, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट उसे असाइलम देने से मना कर देती है और उससे एक बार फिर से कोलंबिया ही वापस आना पड़ता है। वो अपनी वाइफ को एक होटल में छोड़ता है और खुद एक बार फिर से लोकेशंस बदलने लगता है और इस बार फिर से सेंटर स्पाइक उसकी कॉल को अपनी वाइफ से बात करते हुए मॉनिटर कर लेती है। अब इस पॉइंट पर आकर एस्कोबार तकरीबन हारने के करीब था और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि पहले वो ट्रैक होने के डर से अपनी वाइफ से महीनों बात नहीं करता था, लेकिन अब वो बिना सोचे समझे अपनी वाइफ से मुसलसल राब्ते में था क्योंकि कोलंबिया में उसकी फैमिली को लॉस पेपर्स से खतरा था और DEA एस्कोबार की फैमिली को इसी वजह से किसी और कंट्री का वीजा अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि DEA को इस बात का इल्म था कि एस्कोबार अपनी फैमिली की वजह से ही ट्रैक होने वाला है। और अब वो मुसलसल अपनी वाइफ से टेलीफोन पर राब्ते में था और DEA एस्कोबार की कॉल को ट्रैक करते हुए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मॉनिटर कर लेती है और DEA का हेड अपनी कार में इस लोकेशन को विजिट करता है और एक डबल स्टोरी अपार्टमेंट में एस्कोबार बालकनी में खड़ा होकर स्टिल अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। अथॉरिटी हेड एस्कोबार को पहचान लेता है और फौरन ही बैकअप के लिए कोलंबियन अथॉरिटीज और बाकी DEA टीम से राब्ता करता है। बैकअप टीम्स इस लोकेशन पर पहुंचकर डबल स्टोरी अपार्टमेंट को रेड करती हैं और एस्कोबार ये सब कुछ देखते हुए अपने अपार्टमेंट की बैक विंडो से भागने की कोशिश करता है और अपने पास रखे गए 2 पिस्टल से अथॉरिटी टीम्स पर फायर भी करता है और बदले में शूट आउट कर दिया जाता है और इस तरह हिस्ट्री के सबसे बड़े और पावरफुल क्रिमिनल का एंड हुआ। एस्कोबार की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई जितनी भी पावरफुल रहे, लेकिन एक ना एक दिन इसका एंड लाजमन होता है। आपके इस सब के बारे में क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।